वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज टेस्ट नंबर 21 है और ये दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आप इस टेस्ट को देखेंगे तो एग्जैक्ट जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्नों का संग्रह मिलेगा आपको। 150 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने जो भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं उनको परचेज़ कर सकते हैं और कूपन कोड है ज्ञान सर अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट जो दिए गए उनको देख करके सही उत्तर देना। पहला, लिंग असमानता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड है, विश्व राज्य वन रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है। थर्ड है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। फोर्थ है, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट इंटरपोल द्वारा जारी की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी की जाती है, ना कि इंटरपोल के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन से कथन सही है बताना। पहला, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति वर्ष 1993 में अपनाई गई थी। सेकंड है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। थर्ड है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पास 1 रुपए के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट 1838 में समाजशास्त्र शब्द अगस्त कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सेकंड है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थर्ड है, भारत में 1 हेक्टेयर भूधारिता वाले किसानों को सीमांत किसान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सही उत्तर का चयन करना है, हो जाएगा ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, रोलिंग प्लान 1978 to 83 की अवधि के बीच बनाया गया था। और सेकंड है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। थर्ड है, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में 1921 जो वर्ष रहा वो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। फोर्थ है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1994 में वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित चालू खाता लेन देन में भारतीय रुपये को पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 20 रुपये से 20 रुपये और उससे अधिक के नोट एमपी के देवास शहर में स्थित बैंक नोट प्रेस में छापे जाते हैं। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। सेकंड है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। थर्ड है, बीमा नियामक में विकास प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। बताना है इनमें से कौन से विकल्प सही होंगे। ऑप्शंस आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन में गलत विकल्प चुनना है। पहला कथन है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत शुरू की गई थी। बी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। सी है, 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया था। बी है, मिट्टी बचाओ आंदोलन वर्ष 1977 में
एमपी के नर्मदापुरम होशंगाबाद में तवा बांध के कारण होने वाले जल जमाव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। सी है जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 8th क्वेश्चन में देखिए, पहला स्टेटमेंट है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर शहर में स्थित है। सेकंड, अत्यधिक जल धारण क्षमता के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरण शत्रु घोषित किया गया है। थर्ड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 9th क्वेश्चन में देखिए, पहला स्टेटमेंट है वन सर्वेक्षणों में आमतौर पर हल्के हरे रंग में दिखाए जाने वाले जंगली क्षेत्रों की सीमा को ग्रीन वॉश कहा जाता है। सेकेंड है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में सीधे योगदान नहीं देते हैं। थर्ड है, नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट होगा। 10th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है हीलियम एक अक्रिय और गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग मौसम संबंधी अवलोकनों के लिए गुब्बारे भरने में किया जाता है। सेकंड है, बाघ संरक्षण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देश की सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11th क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सेकंड है सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट भारत के 4 हिमालयी राज्यों में चल रहा है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम दिया गया। थर्ड है विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव घाना पक्षी विहार साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित नंदन कानन चिड़ियाघर सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था। सेकेंड है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसको 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया। थर्ड है प्रथमा बैंक नामक पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को यूपी के मुरादाबाद जिले में स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 263 के बारे में। इसके अनुसार स्टैंप शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। सेकंड है चुनाव सुधार और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। सी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 273 के तहत कृषि की आय के अलावा अन्य आय पर कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल सिर्फ गलत दिया गया, वो हो जाएगा आर्टिकल 270 में ऐसा प्रावधान है। 14th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा अन्यथा नहीं। सेकेंड, आर्टिकल 267 क्लॉज 1 के तहत संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। वित्त मंत्रालय के सचिव भारत के राष्ट्रपति की ओर से इस कोष को धारण करते हैं। थर्ड, आर्टिकल 267 क्लॉज 2 इसके तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनना है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 15th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्रीय संसद को सौंप दी गई हैं। सेकंड है संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। थर्ड, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 16th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। फिर आर्टिकल 20 और 21 इनको छोड़कर राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त होती है।
थर्ड है आर्टिकल 123, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन करता है। फिर है फोर्थ स्टेटमेंट, अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की यह शक्ति आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अधीन ही है। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? क्योंकि सारे कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन चुनना। पहला, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सेकेंड है आर्टिकल 281 क्लॉज 1 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और फोर्थ है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। सेकंड में आर्टिकल गलत दिया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का जो प्रावधान है आर्टिकल 280 क्लॉज 1 में दिया गया है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 162 क्लॉज 1। इसके अनुसार राज्यों के राज्यपाल को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और ऑप्शन डी संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल होगा आर्टिकल 164 क्लॉज 1। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला, केंद्रीय वित्त आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन वे उच्च सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सी है आर्टिकल 66 क्लॉज 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 20वां प्रश्न देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट है भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। सेकंड, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। थर्ड, संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी जो शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। 21st क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। सेकेंड है भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसदीय शासन में वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास होंगी। थर्ड, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को की जाती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल द्वारा अपना नेता चुना जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सेकंड थर्ड करेक्ट है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। 22nd क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। सेकंड है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। थर्ड है महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। फोर्थ है महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट सही है। 23rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। पहला है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपनी नियुक्ति की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। बी, राष्ट्रपति किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश संसद को देता है। सी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 24th क्वेश्चन में देखिए, पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सेकंड है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। थर्ड है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ते नहीं मिलते हैं। फोर्थ है राज्यसभा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के आवंटन का प्रावधान भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लिखित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। फोर्थ स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। तो राज्यसभा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के आवंटन का प्रावधान भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में उल्लिखित है, न कि 5वीं।
25वां प्रश्न है, पहला कथन देखिए। आर्टिकल 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधियों या समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। सेकंड है, राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने वाला एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। थर्ड है, संविधान ने संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए चुनने का तरीका निर्धारित करने का अधिकार दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 26वां क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। सेकंड है, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग तभी करते हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हों, यानी किसी विषय पर मतदान में बराबरी हो। थर्ड है, अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 मतलब 100 क्लॉज 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 27वां क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। सेकंड है, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। थर्ड है, अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्टेटमेंट है, भारत में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर कराए जाते हैं। सेकंड है, 2008 में लागू परिसीमन के बाद यूपी में मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। थर्ड है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधेयक पर विचार करने और पारित करने में दो सदनों के बीच मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आयोजित किया जाता है। सेकंड है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में होती है। थर्ड है, भारत के सार्वजनिक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 30वां प्रश्न देखिए, पहला स्टेटमेंट है, आर्टिकल 89 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। सेकंड है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक में संचित निधि का प्रावधान है। थर्ड है, 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और यहाँ पर जो दिया गया 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि आया 1989 में, ठीक है, ना कि 1987 में। पहली चीज़ ये याद रखेंगे, इसमें 21 वर्ष से घटाकर आयु कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। 31st क्वेश्चन में देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, वत्सराज का शासनकाल, मिहिर भोज प्रथम का शासनकाल, देवपाल का शासनकाल और धर्मपाल का शासनकाल। तो देखिए, वत्सराज का जो शासनकाल था वो 755 से आपको याद रखना है 800 ईस्वी था, ठीक है। मिहिर भोज प्रथम का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। फिर आ जाते हैं देवपाल, इनका समय था 810 से 850। इसके बाद आते हैं धर्मपाल, इनका समय था 770 से 810। अरेंज करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 4132, बी ऑप्शन करेक्ट है। 32nd क्वेश्चन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। आप पहले क्वेश्चन देखिए और अपना आंसर बताइए। सबसे पहले बात करेंगे हरियंक राजवंश की, इसका समय था 554 टू 412 BC, ठीक है। फिर हो जाएगा नंद राजवंश, ये था 345 BC से 321 BC। इसके बाद मौर्य राजवंश आता है 321 से 184 ईसा पूर्व। शुंग राजवंश, ये भी याद कर लीजिए, 184 से 75 ईसा पूर्व। अब बस इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे 1 2 3 4, ऑप्शन सी करेक्ट है। 33rd है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहली है खानवा की लड़ाई 1527 में, करेक्ट हो जाएगा। घाघरा का युद्ध 1529 में, ये भी सही है। चौसा का युद्ध 1539, ये भी करेक्ट दिया गया है।
और कन्नौज की लड़ाई 1540। तो चारों करेक्ट है, ऑप्शन डी राइट होगा। 34th क्वेश्चन देखिए, पहला शुंग राजवंश पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, इनके द्वारा स्थापित किया गया राजवंश। कर्ण राजवंश के वासुदेव, कुषाण राजवंश के कुजुल कड़फिसस और हुण राजवंश के मिहिर कुल थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। शुंग राजवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, कर्ण की थी पाटलिपुत्र, कुषाण की थी पुरुषपुर और हुण राजवंश की थी सियालकोट। अगले प्रश्न में कुछ नगर दिए गए हैं, उनके संस्थापक हैं, उनसे मैच करना है। जैसे कि प्राची नगर, वातापी, गंगईकोंड चोलपुरम और राजगृह। उनके संस्थापक से अब मैच करेंगे। तो प्राची नगर खारवेल राजा, वातापी पुलकेशिन प्रथम, गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम और राजगृह बिंबिसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 36 क्वेश्चन में लेखक और उनकी पुस्तकें हमें मैच करना रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 10 रूपम किसकी है। 10 रूपकम यह है धनंजय की, कर्ण सुंदरी है बिल्हड़ की, रामाभ्युदय ये यशोवर्मन की है और पारिजात हरण उमापतिधर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 37 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। खलीमपुर, नालंदा और भागलपुर शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं। पाल राजवंश, गहड़वाल राजवंश, परमार या फिर चेदी शासक कर्ण राजवंश से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पाल राजवंश। पाल वंश से खलीमपुर और नालंदा और भागलपुर अभिलेख हैं। गहड़वाल शासक जो गोविंद चंद है, इनसे संबंधित है कमौली, बसही और राहन अभिलेख। परमार शासक जो हैं भोजदेव, इनसे संबंधित है उदयपुर प्रशस्ति अभिलेख। और जो चेदी शासक कर्ण राजवंश के दिए गए हैं, ये बनारस अभिलेख से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। चंदावर, प्लासी, हल्दी घाटी और खानवा का युद्ध। बहुत इजी सा प्रश्न है, कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी देख लीजिए एक बार। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, ठीक है। प्लासी का हुआ 1757 में, हल्दी घाटी का हुआ 1576 में और खानवा का युद्ध कब हुआ 1527 में। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 1432। अगला प्रश्न है 1469 से 1539 ईस्वी तक का समय काल निम्नलिखित में से किसका जीवन काल दर्शाता है। कबीरदास, गुरु नानक, मीराबाई या फिर चैतन्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक का। देखिए इन सभी की एज को देकर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए या फिर इस तरीके के प्रश्न अक्सर बनते हैं। डेट याद रखिएगा, कबीरदास का 1398 to 1518 था। गुरु नानक का जीवन काल दिया गया है। मीराबाई का 1498 से 1557 रहा। चैतन्य का जीवन काल है 1486 to 1534। आप लिख करके इसको याद कर सकते हैं। 40वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना। अकबर का शासनकाल 1658 से 1707, जहांगीर का शासनकाल 1556 से 1605, शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658, औरंगजेब का 1605 से 1627। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल शाहजहां का शासनकाल सही है। अकबर का है 1556 से 1605, जहांगीर का है 1605 से 1627, औरंगजेब का 1658 से 1707। अगला प्रश्न है, भारत मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, राजस्थान, मणिपुर। राइट आंसर ऑप्शन है यूपी, एमपी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है। 42वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सबकी। अब इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जलप्रपात है और उनकी लोकेशन है, एक एक करके मैच करेंगे। बरेही पानी वाटरफॉल मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। कुंचिकल वाटरफॉल सिमोगा कर्नाटक में हो जाएगा। नो कलिकाई वाटरफॉल ये पूर्वी खासी हिल्स मेघालय में है। और चचाई वाटरफॉल रीवा जिला एमपी में है। इसको यहाँ पर एमपी कर लीजिए, यहाँ पे देखिए एमपी दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, व्यास तथा रावी नदियों के बीच स्थित भूमि को किस नाम से जानते हैं। बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब या फिर चज दोआब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यास और रावी। ठीक है, बिष्ट हो जाएगा किसका किसका, तो ये भी याद कर लीजिए। इसमें व्यास और सतलज होगा। ठीक है, बारी दोआब, व्यास और रावी। फिर हो जाएगा रचना रावी और चिनाब नदियों के बीच, और जो चज है वो होगा चिनाब और झेलम के बीच का। अगले प्रश्न में फिर से मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। पहली है जवाहर सागर परियोजना,
चंबल नदी पर है राजस्थान में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है एमपी और यूपी की ये परियोजना है। और चमेरा परियोजना है रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 46 क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है। पहला, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर एमपी में है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ यूपी में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई ये हो जाएगा गुवाहाटी असम में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन डी है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, ना कि बेंगलोर में। तो बेंगलुरु में कौन सा है? कैंपगोड़ा हो जाएगा। ठीक है, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 47 क्वेश्चन देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ यूपी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान रायबरेली में है। थर्ड है केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा। ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र ये हो जाएगा बीकानेर राजस्थान। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा बी, बहुत बार पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR करके दे दिया जाता है। ये हो जाएगा वाराणसी यूपी में। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहद हिमालय पर जोजिला दर्रा है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर है। यहाँ पर है, हाँ, फोर्टूला दिया गया लद्दाख पे और जास्कर दिया गया खारदुंगला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। जास्कर श्रेणी में फोर्टूला है और लद्दाख है खारदुंगला, लद्दाख में खारदुंगला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान फुलहर झील है जो यूपी के पीलीभीत जिले से निकलती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी गोमती। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। गोमती नदी है जो फुलहर लेक से निकलती है पीलीभीत से। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच करेंगे। एक तरफ प्लांट्स हैं, कुछ फसलें हैं और उनकी डिजीज हैं। जैसे कि गन्ना में कौन सी होगी? रेड रॉट होगी। मक्का में तुलसीता रोग हो जाएगा, ठीक है। और सोयाबीन में क्या होगा? पीला चित्रवर्ण रोग, येलो मोज़ैक डिजीज बोलते हैं। और मक्का में क्या होगा? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। मूंगफली में टिक्का डिजीज होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 51 क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि के प्रकार से राज्यों को मैच करना है। तो बोगमा कहाँ होती है? बोगमा होती है मेघालय में। पामलू मणिपुर, पोडू आंध्र प्रदेश और कुरुआ झारखंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 52nd क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला, अनामुडी कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सेकंड है मुल्लायनगिरी केरल की सबसे ऊंची चोटी है। थर्ड है डोडा बेटा तमिलनाडु की। और फोर्थ है अमसोत पीक, ये यूपी की सबसे ऊंची पीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। अनामुडी कहाँ की है? ये केरल की है। और मुल्लायनगिरी कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सेकंड है, विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है जिसकी सीमा तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। थर्ड है, विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 54th क्वेश्चन देखिए, पहला, सल्फर पौधों में प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक होता है। सेकंड है, आयरन पौधों में श्वसन और क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। थर्ड है, मॉलिब्डेनम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। फोर्थ है, कोबाल्ट पौधों में विटामिन B12 के निर्माण में सहायक है। सारे स्टेटमेंट सही, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। 55th क्वेश्चन है, सही मिलान करें। पहला है कॉलिम्पोंग, सेकंड है चक्राता, सी है पॉइंट कैलिमर और डी है हॉफलॉन्ग। ये किस राज्य में है ऐसा बताना है। तो कालिम्पोंग, इसको आप मैच करेंगे पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला। चक्राता है देहरादून उत्तराखंड। पॉइंट कैलिमर ये है नागपट्टनम तमिलनाडु। और हाफलॉन्ग है उत्तरी काचर हिल जिला असम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 56 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पश्चिम बंगाल राज्य में जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र अवस्थित हैं। सेकंड है, दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। थर्ड है, लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और उत्तराखंड में नागटीबा नाम से जानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 57 क्वेश्चन देखिए, पहला है सोकोतो उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।
सेकेंड है अशदोद इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में से एक है। थर्ड है स्प्रैटली द्वीप समूह प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर में चट्टानों, शोल, एटोल और छोटे द्वीपों का एक बड़ा समूह है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न है जनगणना के अनुसार बताना है सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, थर्ड सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। 59 क्वेश्चन में देखिए, पहला है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गलत विकल्प बताना है इनमें से। भारत का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। भारत की साक्षरता दर 73% है और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है ईब नदी, ओंग नदी, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, चंबल, महानदी, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी की है ईब, ओंग, तेल। नर्मदा की सहायक नदियों में भूखी नदी तवा बांगेर है, चंबल की बनास, बेतवा, केन, महानदी की आपने देखी लिया, ब्रह्मपुत्र की कामेंग, मानस, तिस्ता, जिया भरेली, ये सब आपको याद रखना है। 61 क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान यूपी में स्थित थे। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद यूपी राज्य में स्थित था? वज्जी, मल्ल, कुरु, पंचाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें से वज्जी। देखिए यूपी में 8 महाजनपद वर्तमान यूपी में है, मतलब 16 में से 8 वर्तमान यूपी में है। काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी, ये सारे याद रखिएगा। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला, खरोष्टी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ था। सेकंड है मगध साम्राज्य के शासक अजातशत्रु को जैन परंपरा में कुणिक के नाम से जाना जाता है। थर्ड है वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 63rd क्वेश्चन देखिए, पहला अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का दृश्य दर्शाया गया है। सेकंड है महाकात्यायन ने अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। थर्ड पाणिनि के अष्टाध्यायी में 40 जनपदों के नाम है, जिसमें से 22 जनपदों का विशेष रूप से उल्लेख है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करेंगे आप लोग, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट राइट है। 64th क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है इजारा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था से जुड़ा था, जिसका अर्थ एक अनुबंध था जिसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था। सेकेंड है औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी को अपनी जमींदारी में पूरी जमीन के मालिक के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। थर्ड, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य हुआ करता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 65th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है जॉन सुरमन एक अंग्रेज व्यापारी और राजनयिक थे जिन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मद्रास फैक्ट्री के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। इन्होंने फरूख सियर के दरबार में अंग्रेजी कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था। सेकेंड, इल्तुतमिश ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा विज्ञान सहित कई विज्ञानों में विशेषज्ञ था। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी चूज करें। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान तुर्की जाति के थे। सेकंड, बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है। थर्ड, बलबन का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है 1501 में वास्को डी गामा की भारत की दूसरी यात्रा हुई। सेकेंड है 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1509 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दे अल्बुकर्क का भारत आगमन हुआ। इसमें से गलत विकल्प बताना है और कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे सही दिए गए हैं, इसलिए आप करेक्शन कर लीजिए ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं स्टेटमेंट। ओके। 68 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। संताल विद्रोह हुआ 1844 टू 1848, पाबना हुआ 1873 से 1876 के बीच, सूरत नमक विद्रोह 1893 से 1900 और मुंडा विद्रोह हुआ 1855 से 1856। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाबना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच हुआ। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856 के बीच। सूरत नमक विद्रोह 1844 से 1848 में हुआ। और जो ये बचा कौन सा, मुंडा विद्रोह, ये हुआ था 1893 से 1900 ईस्वी के बीच में। ठीक है। 69th क्वेश्चन देखिए, सारे कथन देख करके सही उत्तर चुनना। पहला, यूपी किसान सभा का गठन 1918 में लखनऊ में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था।
सेकंड है बाबा रामचंद्र के प्रयासों से वर्ष 17 अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सेकंड, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। थर्ड, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव बनाया गया था जयप्रकाश नारायण को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे। महासचिव कौन थे? तो ये थे एनजी रंगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन वर्ष 1928 में सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। सेकंड है आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना एनजी रंगा और एमबी नायडू ने 1928 में गुंटूर में आंध्र प्रांतीय रैयत एसोसिएशन के नाम से की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। रामोसी विद्रोह के बारे में, इसके नेतृत्वकर्ता थे वासुदेव बलवंत फड़के। अवधि थी 1877 से 1887। स्थान था महाराष्ट्र। कारण था काल पीड़ितों को सहायता प्रदान करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता के विरुद्ध आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 73वां प्रश्न है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, उत्तर देख के आपको बताना होगा। पहला है पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का गठन, ये हुआ 1914 में। जाति निर्धारणी सभा का गठन 1897। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 से 1903 के बीच हुई थी। समाज समता संघ की स्थापना हुई 1927 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2314। 74 क्वेश्चन में गलत विकल्प चुनना है। माहिसी समिति की स्थापना 1901, करेक्ट हो जाएगा। रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना 1891, करेक्ट है। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस की स्थापना 1921, गलत है, ये होगा 1924 और यही राइट आंसर है। मतलब मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 1927 में हुआ। तो यहाँ पर ये भी गलत दिया गया है। ये कब हुआ था? नहीं, ये सही दिया गया, 1927 में ही दिया गया है, माफ़ कीजिएगा। तो डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की स्थापना 1924 है। 75 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। चुआर विद्रोह का जो नेता था वो बुद्धू भगत, रामोसी का चित्तूर, पागलपंथी विद्रोह का जगन्नाथ और कोल विद्रोह का टीपू सा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी, रामोसी विद्रोह का जो नेता था चित्तूर सिंह था। 1822 से 1829 ईस्वी के बीच ये विद्रोह हुआ। चुआर विद्रोह का नेता था जगन्नाथ। कौन था? जगन्नाथ। ये हुआ 1766 से 1816 ईस्वी के बीच। पागलपंथी विद्रोह का जो नेता था टीपू शाह था। 1825 से 1827 ईस्वी के बीच ये विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह का नेता था बुद्धू भगत। 1831 से 1832 के बीच ये विद्रोह हुआ। 76 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली थी। सेकंड है कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा शुरू की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा। सेकंड है सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी। अ नेशन इन द मेकिंग लाला लाजपत राय। कौन से पेयर करेक्ट है? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल चौथा इनकरेक्ट है, बाकी सही है। अ नेशन इन द मेकिंग ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है। अगला प्रश्न है गलत विकल्प चुनना है। इंडियन मिरर जो समाचार पत्र देवेंद्र नाथ टैगोर का है। सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय और द इंडियन नेशन समाचार पत्र महात्मा गांधी का है। इनमें से जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द इंडियन नेशन समाचार पत्र। ये पटना से प्रकाशित होता था महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा दरभंगा से। ठीक है, ये दरभंगा से थे 1931 में। बाकी सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, अवनींद्र नाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर वर्ष 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। सेकंड है दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। थर्ड, 1905 में हुए बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए,
यहाँ पर बताना है कौन सा करेक्ट है। 2015 अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, 2016 अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, 2004 चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2023 कदन अर्थात मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सारे करेक्ट है। 81 क्वेश्चन है, बजट के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को 48,20,512 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट इन्होंने पेश किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर के 5.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। सरकार राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 3.5% तक लाने में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर कार्य करेगी। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसमें से जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, बाकी बी और सी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वृद्धि दर का अनुमान है वो 7.2% का है, इसलिए गलत हो जाएगा। और यह जीडीपी का जो 4.5% लाने का उद्देश्य रखा गया है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना समेत ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये 30,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 4 की शुरुआत की जानी है, माफ कीजिएगा। सेकंड है बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि ग्रामीण बस्तियां कितनी होंगी, 25,000 होंगी, ना कि 30,000। 83rd क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है 31 जनवरी 2024 को अधिसूचित 5 नए रामसर स्थलों के साथ भारत में अब कुल 80 रामसर स्थल हैं। सेकंड है रामसर कन्वेंशन वेटलैंड समझौते पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर में रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि कहते हैं। थर्ड है रामसर संधि को 1975 में लागू किया गया था। फोर्थ है भारत ने 1982 में रामसर संधि आद्य भूमि संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। पहला कथन है आर्थिक सर्वेक्षण में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। सेकंड है संयुक्त रूप से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महंगाई दर 6% से कम रही है। थर्ड है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में महंगाई दर के घटकर 4.5% पर आने का अनुमान लगाया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 85th क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। पहला वर्ष 2023 में विदेश से 120 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि स्वदेश आने के साथ ही भारत विश्व भर में इसका सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देश रहा है। सेकंड है गिनी कोएफिशिएंट, जो सामाजिक क्षेत्र संबंधी पहलुओं से असमानता में कमी दर्शाता है, घट गया है। थर्ड आयुष्मान भारत के तहत 18 मानसिक व्याधियों को कवर किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सही है, क्योंकि आयुष्मान भारत के तहत 22 मानसिक व्याधियों को कवर किया गया है। 86 क्वेश्चन में देखिए, पहला है निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और पूरे देश का सबका प्रयास के दृष्टिकोण के साथ 1 फरवरी 2024 को संसद में अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्तुत किया था। सेकंड, व्यय का अनुमान 47,65,768 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6.1% ज़्यादा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेकंड, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। थर्ड, सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और फोर्थ है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,020 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है 2022-23 में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़कर 32.10% हुई है। वर्तमान में यूपी में वनावरण और वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। सी है वित्त वर्ष 2024-25 में कपड़ा उद्योग में 1 लाख रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये पर क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा सी, क्योंकि सी ही गलत दिया गया है। कपड़ा उद्योग में लगभग 40,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है।
अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला आबिद हुसैन समिति 1989, सेकंड है पीसी होता समिति 2008, सी ए के संथानम समिति 1962, डी ए कस्तूरी रंगन समिति जून 2018। इसमें से जो एक सही है वो है के संथानम समिति 1962 में बनी सीबीआई की स्थापना के लिए। आबिद हुसैन समिति 1988 में बनी थी लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र में नीति सुधार के लिए। पीसी होता समिति 2004 में बनी, सिविल सेवा सुधार से संबंधित है। और इसके अलावा कस्तूरी रंगन समिति बनी जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया मसौदा तैयार करने के लिए। अगले प्रश्न में फिर से गलत विकल्प चुनना। पहला, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2022 को शुरू हुई। सेकंड है एक जनपद एक उत्पाद, यूपी की ब्रांडिंग योजना है, इसको 29 सितंबर 2020 को घोषित किया गया। थर्ड है यूपी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण फरवरी 2018 में। और डी है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना जनवरी 2018 में। इसमें जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन ए है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू हुई 2021 में, ठीक है, 15 फरवरी 2021। 91st क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017 करेक्ट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। फोर्थ है अटल नवीकरण और शहर परिवर्तन मिशन, शहरी परिवर्तन मिशन, ये हो जाएगा 25 जून 2015। इसी को अमृत नाम से जानते हैं, करेक्ट है, सारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। 92nd है, गलत विकल्प चुनना। पहला, मुद्रिका नृत्य उड़ीसा के उरांव जनजाति द्वारा नृत्य होता है। बी है कर्मा और कोल, गोंड और कोल जनजाति द्वारा। घुरमा नृत्य घोड़ा और सवा जनजातियों द्वारा। और डी जदूर नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन डी है, जदूर नृत्य भूमिया जनजाति द्वारा किया जाता है। गोंड जनजाति द्वारा नवरानी नृत्य किया जाता है। 93rd में सही विकल्प चुनना। पहला, जा जिंजा लोकगीत अरुणाचल प्रदेश में विवाह के दौरान गाया जाता है। जिक्र असम में गाया जाने वाला लोकगीत इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित है। वीरा गासे दशहरा जुलूस के दौरान कर्नाटक में गाया जाने वाला लोकगीत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 94th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, यूपी क्षेत्र की लोकप्रिय लोक प्रदर्शन कला रामलीला को 2008 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया था। सेकंड है, फारसी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक नवरोज त्योहार को 2016 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया था। थर्ड है, योग को 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि योग को 2016 में जोड़ा गया था, बाकी सारे सही हैं। 95th क्वेश्चन है, पहला, भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की पहली बौनी किस्म जया थी। सेकंड है, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। थर्ड है, गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 96th क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है, अनाज की फसलों में बायोडीजल के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली फसल मक्का है। बी है, वर्ष 2011 में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अरहर दाल के जीनोम को डिकोड किया गया है। सी है, लोबिया और मूंग का उपयोग दालें, चारा और हरी खाद के रूप में किया जाता है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 97th क्वेश्चन में गलत विकल्प ढूंढना है। पहला, सरसों के तेल में इरूसिक एसिड पाया जाता है या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बी है, रबर के पेड़ भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, इसके दूध से रबर तैयार किया जाता है जिसे लेटेक्स कहा जाता है। सी है, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। डी है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 98th क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। सेकंड है, वर्ष 2002 में बीटी कपास को व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। थर्ड है, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। और फोर्थ है, भारत वर्ष 2003 में संक्रामक गोजाति फुसफुस निमोनिया से मुक्त हो गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 99th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा, बहुत इजी सा प्रश्न है। यूपी का राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच। राजकीय वृक्ष होगा पीपल, दिया गया गलत है, ये होगा अशोक। और राजकीय पुष्प है पलाश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, यूपी से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, सबसे लंबी सीमा वाला राज्य एमपी है।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ यूपी का एकमात्र जिला सहारनपुर है और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एकमात्र जिला सोनभद्र है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 101st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है? पहला, पानी में हवा के बुलबुले का चमकना। सेकंड है हीरे का चमकना। थर्ड है मरीचिका। फोर्थ है साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, हीरे का चमकना और मरीचिका, ये सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। जबकि साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना ये होता है व्यतिकरण के कारण या फिर इंटरफेरेंस बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। शेविंग दर्पण में, स्ट्रीट लैंप में या सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें से शेविंग दर्पण हो गया, ऑप्शन बी देखिए। शेविंग दर्पण, टॉर्च, सर्च लाइट, इन सब में और सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, इन सभी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें यूज होगा अवतल दर्पण, ठीक है। और इसके अलावा किसका प्रयोग होगा इसमें? स्ट्रीट लैंप पे उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, प्रकाश के कण सिद्धांत की सबसे पहले दकार्ते ने 1637 में व्याख्या की थी, जिसे बाद में न्यूटन ने और विकसित किया। प्रकाश के कणिका का सिद्धांत का जो श्रेय है वो न्यूटन को दिया जाता है। करेक्ट हो जाएगा। जर्मन विद्वान है ह्यूजेंस, इन्होंने वर्ष 1678 में प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रस्तावित किया। करेक्ट है। आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी दी थी 1905 में। करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों आंसर्स जब करेक्ट होंगे तो राइट आंसर हमें इसमें से चूज करना होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, सामान्य टीवी रिमोट में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। सेकंड है, उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। थर्ड है, लाउड स्पीकर द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा चमगादड़ या डॉल्फिन शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि निर्धारण का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसमें देखिए, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा गलत दिया गया, तो आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये क्यों गलत है वो भी देख लीजिए। तो ये लाउड स्पीकर नहीं करता है, माइक्रोफोन करता है कि ध्वनि ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, किसी पिंड की जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान, पिंड के घूर्णन अक्ष और पिंड के आकार और प्रकार पर निर्भर करता है। सेकंड है, बल युग्म का आघूर्ण किसी भी बल के गुणनफल और बलों के बीच लंबवत दूरी के बराबर होता है। थर्ड है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। इसका राइट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को हिमीकरण कहते हैं। वाष्प से गैस में बदलना संघनन है। ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन और गैस से सीधे ठोस में निक्षेपण कहलाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट सही। अगले प्रश्न में भी सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइड या निलंबन से होकर गुजरती है तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। सेकंड है, पानी से निलंबित अशुद्धियों को अलग करने के लिए उसमें थोड़ी सी फिटकरी मिलाने से जो निलंबित कण हैं उनका जमाव हो जाता है और भारी होकर के नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। थर्ड है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है और इसे नाभिक कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला और दूसरा तो करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है तो वो भी देख लीजिए। रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु मॉडल है तो परमाणु का जो केंद्र है वो धनात्मक आवेशित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। तो यहाँ पर ऋणात्मक गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, जल के अपघटन से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। सेकंड है, बुझे हुए चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। थर्ड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। फोर्थ है, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत संक्षारण के उदाहरण, अर्थात इसे इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, देख करके सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट को छोड़कर सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, इसकी एक पतली परत दीवारों पर बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है हाइड्रोजन और एसिटिलीन वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। सेकंड है एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल है। थर्ड है गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का उपयोग करते हैं। फोर्थ है घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट दिया गया है, क्योंकि घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, ना कि सिलिकॉन ऑक्साइड के। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला, विस्फोट को कम करने के लिए ईंधन में अपस्फोटन रोधी यौगिक मिलाए जाते हैं। सेकंड है ऑक्टेन नंबर का उपयोग पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। थर्ड, एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग ऑटोमोबाइल ईंधन में एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में किया जाता है। और फोर्थ है 90% सीसा रहित पेट्रोल और 10% अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने देख करके सही उत्तर चुनना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों और सरीसृपों के बीच एक कड़ी है जिसके दांतेदार पंख, जबड़े, दांत और पूंछ होती है। सेकेंड है चींटियों की प्रजाति को कवक के कृषक के रूप में जाना जाता है। थर्ड है प्रोबायोटिक जीवित लाभकारी बैक्टीरिया और ईस्ट का एक संयोजन है जो शरीर के भीतर स्वाभाविक रूप से रहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है एंथोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग होता है। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन की वजह से। पपीते में ज़ैंथोफिल की वजह से पीला रंग होता है। और हल्दी में कैरिक्सैंथिन की वजह से पीला रंग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। पपीते का पीला रंग कैरिक्सैंथिन और हल्दी का पीला रंग ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और लाइपेज नामक जो एंजाइम है ये डाई और ट्राई पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब फोर्थ इनकरेक्ट है। तो लाइपेज क्या करता है? ये लाइपेज का काम नहीं, इरेप्सिन का काम है, जो क्या करेगा डाई और ट्राई पेप्टाइड को अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा। कौन? इरेप्सिन करता है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। सेकेंड है डीपीटी वैक्सीन का उपयोग करते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, अर्थात डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और टेटनस के लिए। थर्ड है ब्लू बेबी नामक प्रदूषण जनित बीमारी पीने के पानी में नाइट्रेट की अत्यधिक मौजूदगी के कारण होती है। फोर्थ है किसी जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। फिफ्थ है एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट या एलाइजा टेस्ट करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, देख करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है विटामिन की खोज 1912 में की थी कासिमिर फंक ने। सेकेंड है कोशिका सिद्धांत, जो कि सेल थ्योरी ये एमजे स्लेडन और थियोडोर स्वान ने दिया था। थर्ड है जिब्रेलिन, एक पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जिसकी डिस्कवरी की थी एलिची कुरोसोवा ने। फोर्थ है चेचक के टीके की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट छोड़ करके बाकी सारे करेक्ट हैं। तो फोर्थ में क्या दिक्कत है? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, जबकि चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। और इन्हीं को मतलब जो जेनर, इन्हीं को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, एम्फीटामिन का उपयोग अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए किया जाता है। सेकेंड है भोजन में विषाक्तता का जो कारण है वो साल्मोनेला बैसिलाई नामक बैक्टीरिया से होता है। थर्ड है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एक परीक्षण है जिसका उपयोग करते हैं मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। और फोर्थ है मेटॉक्स टेस्ट होता है, किसका जो यूज़ करते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है। फिफ्थ है लिथोट्रिप्सी, इसका उपयोग करते हैं गुर्दे में जो पथरी अर्थात जो किडनी स्टोन्स होती हैं उनके लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पहला कथन है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में यूपी के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। सेकंड है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने हाल ही में एक्सरसाइज अयुत्या नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है। थर्ड, नीति आयोग द्वारा भारी
जारी पेपर भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-6 के अनुसार यूपी में गरीबी में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर चुनना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है यूपी सरकार ने हाल ही में YEIDA, UPSIDA, UPEIDA के तहत अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के विस्तार के लिए 2,940 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। पहला कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना रहेगा आपको ये स्टेटमेंट। सेकंड होगा, यूपी सरकार ने हाल ही में नाबालिगों को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने वाले माता पिता और वाहन मालिकों पर 3 साल की कैद और 20,000 रुपये के जुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू कराने का फैसला किया है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 25,000 होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यूपी राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने हाल ही में राज्य में बहुखतरे परिदृश्यों से निपटने के लिए एक आपदा प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, राहत वाणी केंद्र, इसका उद्घाटन किया है। ये करेक्ट हो जाएगा। तो राइट स्टेटमेंट होंगे 1 और 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य की सेमी कंडक्टर नीति तैयार करने का आदेश दिया है। सेकंड है, यूपी के मुख्यमंत्री ने इनके मुताबिक राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने को अग्रसर है। थर्ड है, यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से हाल ही में मुरादाबाद के पीतल के बर्तन उद्योग में पुनरुत्थान हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए CSR फंड का उपयोग करने की घोषणा की है। और इस घोषणा के बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के आगरा में UPMRC ने हाल ही में जामा मस्जिद भूमिगत स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया है। थर्ड है, यूपी सरकार ने हाल ही में आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम 1968 लागू किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 121वां प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूपी के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह का उद्घाटन किया है। सही हो जाएगा। सेकंड है, यूपी सरकार ने हाल ही में वाराणसी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC@4 के चौथे संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लखनऊ होगा। ठीक है, लखनऊ में। फिर थर्ड देखिए, यूपी विधानसभा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 और यूपी लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में गलत विकल्प को चुनना है। पहला, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने हाल ही में यूपी के बदायूं जिले में कोंच में कायर्ड शोरूम की आधारशिला रखी है। ठीक है। सेकंड है, 24 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने 4 देशों को अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है। सी है, 31 मार्च 2024 को भारत के त्रिपुरा राज्य की 2 पारंपरिक उत्पाद हैं, इसमें माताबारी पेड़ा है, जिसको पेड़ा या पेड़ा बोल रहे हैं, और पचरा है, इनको GI टैग दिया गया है। ठीक है, इनमें से, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो यूपी के, इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई यूपी के जालौन जिले में, ना कि बदायूं में। और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्वायर शोरूम एट कोंच। कहाँ पर है ये याद रखना रहेगा, जालौन जिले में। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, यूपी सरकार ने हाल ही में बजट 2024-25 के तहत जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1,150 करोड़ रुपए आवंटित किया है। सही हो जाएगा। सेकंड है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अयोध्या और मथुरा के साथ साथ राज्य के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है। यहाँ पर गलत ये दिया गया, अयोध्या के साथ वाराणसी होगा, ना कि मथुरा। थर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने हाल ही में मॉस्को में नई दिल्ली के राजनयिक मिशन के सुरक्षा सहायक सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया है। करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 जिसमें करेक्ट है वो ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है, यूपी के रामपुर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। सेकंड है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो झील है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। थर्ड है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा ललितपुर में एक दूसरे से मिलते हैं। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ये झांसी में एक जगह पर एक दूसरे से मिलते हैं, ना कि ललितपुर में। 125 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है किसान मित्र योजना यूपी में 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। सेकंड है देश का पहला पुलिस संग्रहालय यूपी के मेरठ में स्थापित किया गया है। थर्ड है यूपी में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य यूपी के उन्नाव जिले में स्थित है। फोर्थ है यूपी में विकास केंद्र परियोजना दिसंबर 2005 में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। इसमें पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन देखेंगे, दूसरा कथन कहाँ पर दिया गया, मेरठ, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है जहाँ पर पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। थर्ड करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, तो 1, 3, 4 ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, बरेली सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और बरेली में बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे बांस बरेली भी कहते हैं। सेकंड है यूपी का सहारनपुर शहर लकड़ी की नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट जानते हैं। और यूपी में चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, यूपी में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार की खोज ललितपुर जिले में की गई है। सेकंड है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के यूपी राज्य के बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित है। थर्ड है गैसो हॉल की पायलट परियोजना यूपी के बरेली जिले के आंवला से शुरू की गई है। और फोर्थ है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है कैनरा बैंक ने हाल ही में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। सेकंड है अब्दुल फतेह अल सीसी ने हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। थर्ड है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में खावरा में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा के साथ 10,000 मेगावाट के ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो को पार कर लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सेकंड है टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने हाल ही में राजीव सिंघल को अपने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। थर्ड है दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च डिवाइस और एक कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का उपयोग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। फोर्थ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर देखिए, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके निधन के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले भारत के सबसे बुजुर्ग सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क, तो इनका निधन कब हुआ? जनवरी 2024 में, जनवरी 2024। ठीक है। बावन बूटी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल देव प्रसाद, इनका निधन हुआ है फरवरी 2024 में। फिर है थर्ड, हिग्स बोसॉन पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी है पीटर हिग्स, इनका निधन हुआ अप्रैल 2024 में। फिर तमिल मनोरंजन उद्योग की प्रिय हस्ती लक्ष्मी नारायण शेषु का निधन, इनका कब हुआ है निधन? इनका याद कर लीजिए मार्च 2024 में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है यूपी में बुंदेलखंड क्षेत्र के कठिया गेहूं को हाल ही में प्रतिष्ठित GI टैग से सम्मानित किया गया है। सेकेंड है टाटा टेक्नोलॉजीज और BMW ग्रुप ने हाल ही में चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु में ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और IT विकास केंद्र स्थापित करने की साझेदारी की है। थर्ड है रूस हाल ही में भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया है। इसका करेक्ट आंसर देखिए, पहला और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि ये रूस नहीं जर्मनी ने किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 और 2, ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकने या कई फास्टैग को लिंक करने के उद्देश्य से एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किया है। सेकंड है विश्व बैंक ने हाल ही में 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि का जो अनुमान है वो बढ़ाकर 7.5% किया है। थर्ड है संतोष कुमार झा को हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का नया CMD नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 133 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित टाटा स्टील
शतरंज टूर्नामेंट में रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को हराकर जीत हासिल की है। सेकंड है भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स। द बीच गेम्स 2024 4 से 11 जनवरी 2024 तक द्वीप के ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर आयोजित किया जा रहा है। थर्ड है भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को हाल ही में एक साल में 7वीं बार 2000 प्लस रन बनाने वाले पहले बल्लेबाजी बन गए हैं। इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर चूज करेंगे हम लोग ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को बनाया गया भारत से, करेक्ट होगा। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर ये बनाया गया है चमारी अट्टापट्टू, ये श्रीलंका की हैं, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव दिया गया, गलत हो जाएगा, ये हो जाएंगे उस्मान ख्वाजा। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है सूर्य कुमार यादव, जो कि भारत से हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही उत्तर चुने। पहला कथन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड 2023 पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सेकंड है, स्काई ट्रैक्स के अनुसार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को एक बार फिर वर्ष 2023 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया है। थर्ड है, भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा वर्ष 2023 का रेसलिंग राइजिंग स्टार चुना गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 136 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनने हैं। पहला, अमेरिकी उप राज्य सचिव कर्ट कैम्पबेल को भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। सेकंड है, भाजपा के विष्णुदेव साय हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं। थर्ड है, भारतीय ब्रिटिश रिचर्ड सार्क को हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फोर्थ है, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को हाल ही में भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखेंगे पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि भारतीय ब्रिटिश यहाँ पर रिचर्ड सार्क नहीं होंगे। समीर शाह को हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और फोर्थ भी करेक्ट है। 1, 2, 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी चूज करेंगे, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 से संबंधित सही विकल्प चुनना है। पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गेटवे टू द फ्यूचर विषय के साथ 10 जनवरी 2024 को 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया है। सेकंड, इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद मुख्य अतिथि थे। थर्ड, इस सम्मेलन में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। फोर्थ, इस सम्मेलन में रिलायंस ग्रुप ने कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है, चौथा गलत है क्योंकि यहाँ पर रिलायंस ग्रुप ने नहीं, अडानी ग्रुप होगा। इन्होंने कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। 1, 2, 3 करेक्ट है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, हाल ही में 25 जनवरी को सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज थीम के साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। सेकंड, हाल ही में 28 जनवरी 2024 को गोपनीयता के प्रति सचेत रहें थीम के साथ डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। और थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हाल ही में 10 दिसंबर 2023 को फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल थीम के साथ मनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 से संबंधित सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट रैंक अमेरिका को मिली है, दूसरी रूस को मिली है, तीसरी चीन को और चौथी रैंक भारत को मिली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, नंदिनी कृष्णन ने हाल ही में चारू निवेदिता द्वारा लिखित उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सेकंड है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में अरूप कुमार दत्ता द्वारा लिखित असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन का विमोचन किया है। थर्ड है, डॉक्टर हेमा जोशी द्वारा लिखित पुस्तक दो पलकों की छाँव में इसका हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी ने अनावरण किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला है, रूसी वैज्ञानिकों ने फसलों की वृद्धि बढ़ाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी ई मिट्टी विकसित की है।
सेकेंड है अमेरिका ने हाल ही में फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से वल्कन सेंटर टू रॉकेट द्वारा दुनिया के पहले निजी चंद्रमा मिशन के हिस्से के रूप में पेरिग्रीन 1 लैंडर को चंद्रमा पर लॉन्च किया है। थर्ड है कोरोवर.ai ने भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल भारत जीपीटी का अनावरण किया है, जिसमें 15 से अधिक भारतीय भाषाओं के लिए वॉइस मॉडलिटी और 22 भाषाओं के लिए टेक्स्ट मॉडलिटी है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें 12 से अधिक भाषाओं के लिए वॉइस मॉडलिटी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है जानवी कपूर को हाल ही में नायका फैशन ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हाल ही में बाइजू ग्लोबल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, गलत हो जाएगा क्योंकि चुना गया है लियोनेल मेसी को। थर्ड है लिली जेम्स को हाल ही में नेचुरल डायमंड काउंसिल का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सही हो जाएगा। फोर्थ है स्पोर्ट्स फैंटेसी प्लेटफॉर्म फैन क्लास ने हाल ही में भारत के सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीमर और स्पोर्ट्स एथलीट जोनाथन अमरल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है कैंडेला P12 नामक दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप हाल ही में स्वीडिश कंपनी कैंडेला टेक्नोलॉजी एबी ने तैयार किया है। सेकंड है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में ब्रिटेन में दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान खोलने की घोषणा की है। थर्ड है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का जापान के इबाराकी प्रांत में ऑनलाइन अनावरण किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 144 क्वेश्चन है, पहला कथन असम सरकार द्वारा हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए राज्य की 4000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की घोषणा की गई है। सेकेंड, इस अभियान के तहत प्रत्येक पात्र महिला आवेदक को उसके लखपति लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए 3 साल की अवधि में 35,000 रुपये दिए जाएंगे। थर्ड, इस अभियान के तहत प्रत्येक पात्र आवेदक को पहले चरण में 10,000 रुपये और दूसरे और तीसरे चरण में 12,500 रुपये देने का प्रावधान है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है टेक महिंद्रा और IBM ने हाल ही में सिंगापुर में एक सिनर्जी लॉन्च का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है। सेकंड है USA और UK इन्होंने ऑस्ट्रेलिया इन तीनों ने मिला द्विपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए AUKUS साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है। थर्ड, एक्सिस बैंक ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बनने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एक्सिस बैंक नहीं यस बैंक होगा। तो राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है पश्चिम बंगाल की तंगेल, गोरोड और कादियाल साड़ियों को हाल ही में GI टैग दिया गया है। सेकंड है गुजरात को हाल ही में गुजरात के कच्ची खरेक जो खजूर है इसको हाल ही में GI टैग मिला है। और आंध्र प्रदेश के काला जीरा चावल कोरापुट को GI टैग मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। अब ये तीसरा क्यों इनकरेक्ट है वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो काला जीरा चावल है ये उड़ीसा का है ना कि आंध्र प्रदेश का। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, कंपनी रैबिट इंक ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल द्वारा समर्थित एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। सेकंड, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अपनी तरह की दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। थर्ड, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पटना में CM नीतीश कुमार की मौजूदगी में हाल ही में नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें सही विकल्प चुनना। पहला कथन है कर्नाटक यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज ने हाल ही में निसार चरण 2 परियोजना में अपने भागीदार की घोषणा की है, अपनी भागीदारी की। सेकंड स्टेटमेंट है श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में नई दिल्ली में सिक्योरिटीज पेंटिंग एंड करेंसी मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की है। थर्ड है भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव C संजीव चोपड़ा ने हाल ही में ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पर हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों की उचित मूल्य की दुकानों को ऑनबोर्ड करने के लिए पायलट पहल शुरू की है।
इसका राइट आंसर देखिए सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर केरल यूनिवर्सिटी होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है अर्जुन एरिगैसी ने हाल ही में आधिकारिक FIDE रेटिंग सूची में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय के रूप में प्रतिस्थापित किया है। सेकेंड है रोमानिया और बुल्गारिया ने हाल ही में शेंगेन यात्रा क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल होकर यूरोपीय संघ के साथ अपने एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। थर्ड, MP की टीम ने हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि MP नहीं महाराष्ट्र की टीम ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है। आज के सेट का ये रहा लास्ट क्वेश्चन। पहला कथन है डॉक्टर कोमूरी का हाल ही में द क्लब मुंबई में आयोजित नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। सेकेंड है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है। थर्ड है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने हाल ही में ऐप पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी की पेशकश करने के लिए फ़ोन पे के साथ साझेदारी की है। फोर्थ है पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण उड़ीसा हाल ही में 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में शीर्ष पर रहा है। इनमें से कौन सा कथन बताना है सही है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो IIT मद्रास दिया गया वो गलत है, वो हो जाएगा IIT बॉम्बे। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए। ऐसे और भी सेट हैं अभी आपके सॉल्व होते रहेंगे। करंट अफेयर का जो आपका प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। नई करंट अफेयर सब ऐड की जा रही हैं। जो लेटेस्ट डेटा है 2024 का वो ऐड किया गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें, रिपीट करके देखें। अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगले सेट में रात को 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।